हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू यूनिट 49 जो कि फिलिप लार्किन के बारे में है और मोमेंट पोइट्री के बारे में है। तो जो मोमेंट पोइट्री है उसमें न्यू मैनिफेस्टो की आज बात होगी, जो नई पॉलिसीज़ मोमेंट पोइट्स ने अपनाई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। पोइट का क्या रोल है इसके बारे में बात की जाएगी। In particular, the new generation of poets was the romantic concept of was averse to the romantic concept of the poet being a special person in any way. अब इसमें हम ये बताएंगे कि जो मोमेंट पोइट्स हैं ना, वो किस तरह से दूसरे पोइट्स से अलग हैं, उन्होंने क्या रोल बताया है पोइट का। ठीक है, तो इसमें बताया है कि जो रोमांटिक कॉन्सेप्ट है ना पोइट का, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। रोमांटिक पोइट्री जो लिखते थे ना पोइट्स, उनसे वो अलग हैं। ठीक है, इन द 19th सेंचुरी द पोइट रिगार्डेड मिस्टिक हु कुड सी इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स। रोमांटिक पोइट्स क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जो पोइट है ना वो एक मिस्टिक है, वो ऐसा आदमी है जो कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। ही वॉज बिलीव टू हैव पावर्स that were denied to the ordinary human being. उनके पास ऐसी ताकत है, ऐसी पावर्स हैं जो कि ऑर्डनरी ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। एंड वॉज ऑन अ प्लेन फार अबव द नॉर्मल, और वो नॉर्मल से काफ़ी ऊंचाई पर है, नॉर्मल आदमी जैसे वो नहीं है। बेसिकली रोमांटिक पोइट्स ने बोला था जो पोइट होता है वो एक्स्ट्राऑर्डनरी है, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं, उसमें बहुत सारे खूबियाँ हैं। His vision extended much beyond the frontiers of the terrestrial world. जो उसका विजन है, जो उसके सोचने का तरीका है, जो सोच है, वो जो संसार है ना हमारा, उससे बहुत आगे है। इसमें विलियम ब्लेक जो थे एक रोमांटिक पोइट थे, और उन्होंने बोला था, Hear the voice of the bard. Bard means poet, who present, past and future sees. तो ये बोल रहे हैं कि जो पोएट है ना उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का वो सब देख सकता है। इन हिज इंट्रोडक्शन टू सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंटिसिपेटिंग द थॉट्स ऑफ द पोएट हु फॉलोड इन हिज फुटस्टेप्स। तो मीन्स सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये चीज़ ये बात बोली थी। द पोएट एज अ स्पेशल पर्सन, दिस इज ऑल्सो द आइडिया बिहाइंड वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड, which traces the evolution of a mere child into a man groomed by the beauty and the fear of nature. अब हाँ, प्रिल्यूड हमने पढ़ी है ना वर्ड्सवर्थ की, तो उसमें भी यही था ना, बच्चा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है और ग्रूम्ड एक मैन बन जाता है। ठीक है, नेचर उसको जो है ऐसा बना देता है। मीन्स उस एक मेयर चाइल्ड मतलब एक साधारण बच्चा है जो कि एक अच्छी पावर वाला एक इंसान बन जाता है। उन्होंने स्पेशल पर्सन बोला है पोएट को। ठीक है, और जो बच्चा है ना वो जब बड़ा होता है तो वो पोएट बनता है, और उसमें वो एक स्पेशल पर्सन है, उसमें डिफरेंट पावर्स हैं। दिस इज ऑल्सो द फीलिंग द रीडर गेट्स ऑन रीडिंग कॉलरिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोएम्स लाइक कुबला खान, क्रिस्टाबेल एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो यही फीलिंग जब एक रीडर कॉलरिज की पोएम्स पढ़ता है ना, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुबला खान है, क्रिस्टाबेल है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, वो जब उनको पढ़ता है ना तो उसको ये फील होता है कि ये किसी साधारण आदमी ने नहीं लिखी है, किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी ने लिखी है। वैसे ही प्रिल्यूड जो है वो भी, प्रिल्यूड तो एक तरह से ऑटोबायोग्राफी टाइप है, तो बच्चा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है ना। तो पोइट को बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया हुआ है इसमें। अब जब रीडर उसको पढ़ता है ना तो उसको एक तो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर दिखता है। कुबला खान में तो बहुत मतलब स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर बताया हुआ है ना और पोएम का। और अच्छा, इसमें एक और बात ये भी है कि जो कॉलरिज थे वो ओपियम लेते थे, तो उनको एडिक्शन था ओपियम का। तो ओपियम के एडिक्शन में ही जब उन्होंने ओपियम लिया हुआ था तो उन्होंने कुबला खान लिखी थी। ये मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ आपको। बेसिक चीज़ ये है कि जो रोमांटिक पोइट्स थे वो हमेशा ये मानते थे कि जो पोइट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है, उसके पास बहुत ही डिफरेंट तरह की पावर्स हैं। ठीक है,
विद डायलन थॉमस। अब हम डायलन थॉमस की बात करेंगे। इसमें जो है ना रोल ऑफ द पोइट की बात की गई है। अभी एंड में आएगा कि सॉरी, जो मोमेंट पोइट्स हैं उनके अनुसार पोइट का क्या रोल है। ठीक है, अब हम थोड़ा डायलन थॉमस की बात करते हैं। अभी हमने कुबला खान रोमांटिक पोइट्स की बात की, अब हम डायलन थॉमस की बात करते हैं। विद डायलन थॉमस द इमेज ऑफ द पोइट इज नो लॉन्गर अ रैशनल कंट्रोल्ड वन। ओके, डायलन थॉमस बोलते थे कि जो पोएट है ना वो कंट्रोल्ड वन नहीं है, मीन्स रैशनल नहीं है। डायलन थॉमस ये बोलते थे रैशनल नहीं है, क्योंकि अब अगर हम डायलन थॉमस की पोइट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या है, बर्थडे है उनकी, मतलब इंजॉयमेंट वाली है। फर्न हिल है, जब वो अपनी आंट के वहाँ जाते हैं, ऑर्चर्ड में जाते हैं, वहाँ पे वो मस्ती करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब खुश होने वाली पोएम्स हैं उनकी, है ना, जो कि एक्स्ट्रा कई बार ज़्यादा खुश लगता है इंसान, पर वैसा होता नहीं है ना, हमेशा तो आदमी खुश नहीं रहता ना। तो इस तरह का उन्होंने लिखा है। ठीक है, उनकी जो पोएम्स हैं, पोएट की जो इमेज है, इज़ नो लॉन्गर अ रैशनल कंट्रोल्ड वन, वो कंट्रोल्ड वन नहीं है उनके अनुसार पोएट। थॉमस इज़ वंस अगेन द रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट as an inspired soul who in a kind of frenzy composes his poems. थॉमस जो है वो एक पोएट का एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट उनमें भी है। वो एक इंस्पायर्ड सोल है जो कि अब पागलपन में अपनी पोएम्स को कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, ही इज़ अलूफ फ्रॉम हिज फेलो मैन, वो अपने जो फेलो मैन हैं उनसे कुछ अलग लिख रहे हैं, है ना। अच्छा, उनकी पोएम्स तो हमने जैसे कि अक्टूबर वेंड या ये अक्टूबर बर्थडे इन द अक्टूबर, कुछ ऐसी सी पोएम्स हैं ना उनकी जो इन्जॉयमेंट वाली हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ किस तरह के पोइट थे, रोमांटिक पोइट्स किस तरह के पोइट्स थे, जैसे वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज, उन्होंने किस तरह की पोइट्री लिखी थी। ठीक है, और डायलन थॉमस ने किस तरह की पोइट्री लिखी थी, बहुत ही इन्जॉयमेंट वाली पोइट्री उन्होंने लिखी थी। अब हम मोमेंट पोइट्स की बात करते हैं। मोमेंट पोइट्स जो थे, फॉर मोमेंट पोइट्स द पोइट इज़ एन ऑर्डनरी मैन। वो बोलते हैं कि जो पोइट है वो एक ऑर्डनरी इंसान है, लाइक द मैन नेक्स्ट डोर, अ कॉमन मैन हु लिव्स अ कॉमन प्लेस लाइफ, मूविंग अवे फ्रॉम द रोमांटिक विजन ऑफ द बार्ड बोला जाता है रोमांटिक पोइट्स को। द मोमेंट पोइट्स टेक अप एन एंटी रोमांटिक स्टांस, वो एंटी रोमांटिक है। There is nothing special about a poet, nothing heroic about his deeds, ऐसा वो बोलते हैं। He lives a humdrum existence, मतलब ordinary existence, which is special because of its ordinariness. If life comprises mainly towed work, then it is towed work that even the poet must be engaged in throughout his life. वो बोलते हैं कि अगर लाइफ towed work है, जैसे कि टोड को क्या बोलते हैं हम, मेंढक वाला काम है, अगर लाइफ जो है वो मेंढक के काम से भरी हुई है, जैसे कि मेंढक की तरह आदमी काम कर रहा है, तो पोइट भी वही काम कर रहा है, वही टोड वर्क ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पोइट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है ना। तो जो उनकी पोएम है ना, ये टोड कुछ है, इनकी पोएम हमने पहले भी देखी थी ना, इनके टोड्स करके पोएम है, टोड्स रिविजिटेड, तो उन्होंने अपने आप को ही बताया है उसमें। तो उन्होंने बोला कि पोइट कोई हीरो नहीं है, वो भी टोड का ही काम कर रहा है। ठीक है, फॉर द मोमेंट पोइट्स देयर आर नो हीरोज एंड नो हीरोइक एक्ट्स, इट इज़ द कॉमन प्लेस दैट इज़ एग्जॉल्टेड, मतलब इसमें कॉमन मैन को ही, कॉमन प्लेस को ही एग्जॉल्ट मीन्स इसको बताया गया है, शो किया गया है उनकी पोएम्स में। नाउ डिस्कार्डिंग ट्रेडिशन हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसमें कि रोल ऑफ द पोइट का रोल क्या है। पोइट, इसमें इन्होंने सीधा सा बोला है कि पोइट एक ऑर्डनरी आदमी है, हालांकि रोमांटिक पोइट बोलते थे कि पोइट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। और जो अपने डायलन थॉमस थे ना, वो बोलते थे कि पोइट जो है ना वो बहुत ही ऐसा आदमी है जो कि
कंट्रोल्ड नहीं है एक तरह से, मीन्स वो पागलपन में ही लिख रहा है। जैसे डायलन थॉमस ने लिखा था ना, बहुत ही एग्जॉल्टेड वे में लिख दिया था, तो उसमें बैलेंस, जैसे कोई बोल सकता है कि उनकी पोएम्स जो थे वो एक तरह से कॉमन आदमी, जो नॉर्मल आदमी सोचता है ना, उस तरह से नहीं थी, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, नाउ हम डिस्कार्डिंग ट्रेडिशन की बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि मोमेंट पोइट्री में डिस्कार्ड किए गए थे, है ना। ओके, नाउ sorry, the sense of tradition which was greatly valued by T.S. Eliot is completely dismissed by the moment poets. T.S. Eliot ने जो कि ट्रेडिशन शुरू किया था, वो बहुत ही बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया गया था। देखो, अगर हम T.S. Eliot की बात सुने तो अगर हम उनकी पोइट्री के बारे में सुने तो एक तरह से एक जगह ऐसा बोला भी गया था कि थेम्स के किनारे वो बैठे थे, संसार को देख रहे थे और वो रो रहे थे। मतलब उन्होंने डेवस्टेशन जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा और बहुत ही दुखी तरीके से लिखा, है ना। तो इस जो दुखपन है, इसको जो सॉरोनेस है, इसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया गया मोमेंट पोइट्री में। ठीक है, this is the okay, rather than the intellectual academic poetry of the Eliot and Auden, the moment poets prefer to write of non-intellectual matters. अच्छा, intellectual matters पे भी लिखते थे वो लोग, बहुत ही ज़्यादा हमने पहले पढ़ा था कि नॉलेज चाहिए होती थी उनके, उसको इंटेलेक्चुअल पोइट्री वो लिखते थे। तो इसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया गया। इंस्टेड ऑफ द जॉयस एक्सूबरेंस ऑफ डायलन थॉमस, अब मैंने जो बोला था कि वो बहुत ही खुश होके, जॉयस एक्सूबरेंस उनका बिहेवियर था डायलन थॉमस का, अपनी जब वो पोइट्री लिखते थे तो इस तरह की पोइट्री लिखते थे। दे एडवोकेट अ रेस्ट्रेंट ऑन इमोशंस सॉरी, तो इमोशंस को उन्होंने रोका। किसने रोका? मोमेंट पोइट्स ने। मतलब मोमेंट पोइट्स ने डायलन थॉमस के जो जॉयस एक्सूबरेंस था उस तरह से नहीं लिखा, उन्होंने अपने इमोशंस को रोक के लिखा। ठीक है, बहुत खुश हैं तो ऐसे बहुत खुश पोइट्री लिख दी, ऐसा नहीं उन्होंने किया। दिस एंटी थॉमस एटीट्यूड शुड लॉजिकली ब्रिंग दैम क्लोजर टू द क्लासिस्ट ट्रेडिशन ऑफ एलियट। जस्ट वेट। सो इसमें उन्होंने क्या है, इमोशंस पे तो ये बोलते हैं कि उन्होंने उनकी जो पोइट्री थी वो एंटी थॉमस थी, और लेकिन जब उन्होंने ना एलियट की जो क्लासिस्ट ट्रेडिशन था उसकी तरफ वो ज़्यादा चले गए थे थोड़ा सा। बट क्लासिस्ट में भी वो नियो क्लासिकल जो पोइट्स थे, पोप एंड ड्राइडन, उनकी तरह वो लिखते थे मोमेंट पोइट्स। ठीक है, वैल्यूज़ फ्रॉम द एज ऑफ रीज़न वॉज रिवाइव्ड इन द पोइट, एज ऑफ रीज़न बोलते हैं, जो कि पोइट और पोप और ड्राइडन की पोइट्री है उसको एज ऑफ रीज़न बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे, वैल्यूज़ फ्रॉम द एज ऑफ रीज़न आर रिवाइव्ड इन द पोइट्री ऑफ द मिडल डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जो एज ऑफ रीज़न थी ना वो फिर से रिवाइव हुई थी 20th सेंचुरी में। ठीक है, देखो ये सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम देखें तो एलियट की पोइट्री जो थी वो थोड़ी दुखी वाली पोइट्री थी, और डायलन थॉमस की पोइट्री बहुत ही खुशी वाली पोइट्री थी, और रोमांटिक पोइट्स जो थे वो पोइट को एक्स्ट्रॉर्डनरी मानते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, बैलेंस्ड जैसी पोइट्री आई, मोमेंट पोइट्री बैलेंस्ड जैसी पोइट्री आई, जिसमें कि, और बैलेंस्ड पोइट्री किसकी थी, थोड़ा सा पोप और ड्राइडन की थी। बैलेंस्ड इन द सेंस कि वो रीज़न पे थी, एज ऑफ रीज़न थी, है ना। तो उस तरह की पोइट्री में वो फिर से चले गए, मतलब 20th सेंचुरी में फिर से वो एज ऑफ रीज़न जो है वो फिर से आई थी, रिवाइव हुई थी। उसमें क्या था, विट था, आयरनी थी, रिदम था, एम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ था, एंड स्टेंजाइक फॉर्म्स यूज़ हुई थी। ये थी, देखो, एक विट, आयरनी, रिदम, एम्बिक पेंटामीटर एंड स्टेंजाइक फॉर्म, ये चीज़ें आई थी। द एम्फेसिस इज़ ऑन द राइट मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, पोप ने भी ये बोला था कि एक लाइन है उनकी, व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। जो दिमाग में हमारे चीज़ें आती है ना लेकिन वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होती है ना। सो
एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो राइट मैनर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी था इस पोइट्री में. द fineness of the final poem rather than its emotional content is once more of great significance. तो fineness आना बहुत ज़रूरी था. ठीक है. The moment claims to be antiphony and anti-wet, है ना तो ज़्यादा मीन्स इसमें जो है ना इमोशंस बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाले गए थे, बैलेंस्ड जैसी पोइट्री थी. ठीक है. इट हैड अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले ऑफ इमोशन. तो इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं डाले गए थे, वही मैंने जो बताया था आपको. तो आज हम इसको फिनिश करते हैं. अब हम अगले वीडियो में मैं फिलिप लार्किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उनकी 1 by 1 पोइट्री को जो है वो हम एनालाइज करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. इनकी जो पोइट्री है ना जो फिलिप लार्किन की जो पोइट्री है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट वीडियोज़ में करूँगी, बट आज हमने जो पढ़ा वो आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.